ठीक है, तो एलआरएम के ऊपर बेस्ड केस स्टडी है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो बैंक ऑफ पंजाब ने लोन सैंक्शन किए हैं, बैंक ऑफ पंजाब सैंक्शनड डिफरेंट लोन्स एंड फॉर द कॉर्पोरेट लोन्स की डिटेल दी गई है। 50 करोड़ का लोन दिया गया है अयान स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड को, 180 करोड़ का लोन दिया है स्काई बाइक्स को एंड फर्दर 900 करोड़ का लोन दिया है विजेता स्टील्स लिमिटेड को। वन ऑफ दीज अयान स्टील प्राइवेट लिमिटेड, आउट ऑफ दिस जो है अयान स्टील प्राइवेट लिमिटेड बाय एंड फॉर द स्काई बाइक्स जो है आर ऑफ लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क कैटेगरी। इनकी जो रिस्क कैटेगरी है अयान स्टील की लो रिस्क है, जो स्काई बाइक्स है उनकी मीडियम रिस्क है। जो विजेता स्टील्स हैं पर्टिकुलरली क्रेडिट रेटिंग जो है इनकी, इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, नॉट क्रेडिट रेटिंग, द क्रेडिट रेटिंग हैज रिसेंटली डिटेरियोरेटेड। ठीक है, तो ये क्रेडिट रेटिंग की डिटेरियोरेट हुई है फ्रॉम कैटेगरी सी, फ्रॉम ए कैटेगरी टू सी कैटेगरी, यानी कि पहले इनकी रेटिंग जो थी वो ए कैटेगरी में फॉल करती थी, अब सी कैटेगरी की हो गई है। नाउ वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली, राइट? लेट्स हैव अ लुक एट इट। So while monitoring the loans and managing the credits under the given credit portfolio, which of the following aspects will be taken care of by the Bank of Punjab? Right? तो मॉनिटर करते हुए लोन्स को एंड फर्दर क्रेडिट्स को मैनेज करते हुए एक पर्टिकुलर क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंदर कौन से एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा बैंक ऑफ पंजाब को? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एंड एक्सपोजर नॉर्म्स, एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स एंड आईआरएसी नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी एंड क्रेडिट रिस्क रेटिंग। तो कौन कौन से एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है? देखो, जब हम क्रेडिट मॉनिटरिंग की बात करते हैं या फिर लोन रिव्यू मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है? हमें क्रेडिट ऑडिट फाइंडिंग्स भी देखनी पड़ती हैं, हमें डिफरेंट पर्टिकुलर चीजों को गो थ्रू करना पड़ता है। सो एक जैसी चीज नहीं होती, आपको हर एक चीज को पर्टिकुलरली अच्छे से गो थ्रू करना पड़ता है कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल थी। क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी भी देखनी पड़ेगी, यानी कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि कितना कैपिटल आपको मेंटेन करना वो भी देखना पड़ेगा। आपको एक्सपोजर नॉर्म्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, अभी जिनके बारे में हमने फर्दर ऊपर बात की कि इंडिविजुअल के केस में 20% है, 5% का आप रिलीव ले सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स यानी कि आपके लोन एनपीए हैं क्या नहीं उनके बारे में, क्या आप प्रोविजन कितना मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर, उसके बारे में। रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है, लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, यानी कि गैप रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, लिक्विडिटी रिस्क को, इंटरेस्ट रेट रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज करें, वो सभी चीजें भी गो थ्रू करनी पड़ेंगी। रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप रिस्क एडजस्टेड प्राइसिंग करना चाहते हो उसके बारे में, और साथ ही साथ जो क्रेडिट रिस्क रेटिंग को आपने मेंटेन करना होता है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो आपका रिस्क है वो आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही मेंटेन रहे एंड उससे ज्यादा बाहर ना जाए, राइट? सो अगर हम यहां पर आंसर को गो थ्रू करने की बात करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस रिगार्ड? सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस रिगार्ड? तो सारी की सारी चीजें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो आंसर विल बी 1 to 4 ऑल। ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज लोन अकाउंट ऑफ बैंक ऑफ पंजाब विजेता स्टील्स लिमिटेड इज शोकेसिंग साइंस ऑफ डिटेरियोरेशन। तो साइंस ऑफ डिटेरियोरेशन तो हमें पता लग ही गया क्योंकि ए कैटेगरी रेटिंग थी पहले, अब सी कैटेगरी हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर टू बी इनिशिएटेड? तो क्या एक्शन यहां पर बैंक के द्वारा लिए जाने चाहिए उनके बारे में आपको आंसर करना है। काइंडली फटाफट से यहां पर आंसर पोस्ट कीजिएगा रिलेटेड टू द सेम कि क्या आंसर यहां पर रहेंगे। व्हाट विल बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट? तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करने हैं। Credit rating deterioration never means that the borrower will default, so no action is to be taken by the Bank of Punjab till account showcases irregularity. देखो, क्रेडिट रेटिंग आपकी अगर खत्म हो भी जाती है, कम भी हो जाती है, तो उसका मतलब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये नहीं होता कि आपको रिकवरी एक्शन इनिशिएट करने हैं, बिकॉज जब तक पर्टिकुलरली आपकी रेगुलेटरी शोकेस नहीं हुई है तब तक आपको करने की जरूरत नहीं है। बैंक शुड बी मेंटेनिंग हायर लेवल ऑफ प्रोविजन एज पर द आईआरएसी नॉर्म्स, यानी कि बैंक को इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के हिसाब से ज्यादा जो पर्टिकुलर आपके पास जो कैपिटल है, प्रोविजन वगैरह है, वो मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज ठीक है कि आपको क्रेडिट रेटिंग डिटेरियोरेशन होगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन इनिशिएट कर दोगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बैंक शुड बी पिकिंग अप अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। तो डेफिनेटली ये चीज भी करेक्ट हो सकती है कि बैंक जो है वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को पिक कर ले एंड सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स ओवर देयर। बट इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा कि आपके पास जो लोन है वो डिटेरियोरेशन के साइन ऑलरेडी शोकेस कर रहा है,
डिटेरेशन के साइन ऑलरेडी शोकेस कर रहे हैं, तो आपको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू करना चाहिए एंड फर्दर उसके हिसाब से रेमेडियल एक्शंस लेने चाहिए. सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट, राइट. एंड फर्दर बैंक शुड बी लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ क्रेडिट रिस्क असेसमेंट. ठीक है, तो बैंक को साथ ही साथ जो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट है उसको भी इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना चाहिए, ताकि बैंक अपने लेवल के ऊपर, तो क्या ओवरऑल रेटिंग रिड्यूस हुई है लेकिन अपने लेवल पर भी क्रेडिट रिस्क जो असेसमेंट है वो करना चाहिए. तो दिस इज आल्सो मेंशन टू बी करेक्ट. सो ऑप्शन डी जो है वो भी यहां पर करेक्ट है. तो आंसर को हम चेंज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस नीड नॉट टू बी इनिशिएटेड. तो यहां पर आंसर करेगा ए, बी, ए, सी एंड डी. ए, सी एंड डी. तो आंसर जो रहेगा ए, सी एंड डी जो है वो यहां पर रहना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर हम इस आंसर को मार्क कर देते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. सेज ड्यूरिंग द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ द ब्रांच, बैंक की ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट चल रही थी. इट वाज फाउंड दैट मेनी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज वर there related to the group of loans, such as 70% loan sanctioned in the same industry and same segment, and also there were individual lapses like documentation issues, post disbursement follow up, irregularity in 10 accounts. Which of the following are not matched correctly? तो कौन सी चीजें correctly matched नहीं है उनके बारे में we need to answer. First of all, group of loans must be reviewed under portfolio review. देखो आपके पास में तीन तरह के रिव्यूज होते हैं. व्हेन वी बेसिकली टॉक अबाउट द क्रेडिट मैनेजमेंट ओवर देयर, वी आर हैविंग द डिफरेंट रिव्यूज. रिव्यूज बेसिकली क्या होता है, आप पोर्टफोलियो लेवल पर रिव्यू देखते हो. पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे आपके जो पास एसेट की कैटेगरीज हैं आप उनको गो थ्रू करते हो. एंड उसमें मेजरली आप क्या गो थ्रू करते हो कि आपको कंसंट्रेशन रिस्क जो है उसको रिड्यूस करना है. व्हाट्स ऑफ द कंसंट्रेशन रिस्क इज देयर, आपको उसको रिड्यूस करना होता है. कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सेम ही आप ये नहीं है कि सेम पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप लेंडिंग करते रहे, तो वो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जाएगी. ठीक है, तो उस चीज को आपको रिड्यूस करना होता है. आपको जो प्रूडेंशियल लिमिट्स दी गई होती है आपको उनको उनके दायरे में रहकर के लेंडिंग करनी पड़ती है, वो आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड होता है. इसी तरह से होता है कि लोन रिव्यू. लोन रिव्यू में इंडिविजुअल लोन्स को पर्टिकुलरली देखा जाता है, उनकी कंप्लायंस को चेक किया जाता है. ये देखा जाता है कि जिस पर्पस के लिए लोन दिया था क्या उसी पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा. उनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, उनकी क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करते हैं. जैसे कि विजेता स्टील्स का पर्टिकुलरली अकाउंट डिटेरेट हो गया आपका, ठीक है, उनका कंडक्ट क्या है अकाउंट का, फॉलो अप कैसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लाइन फंक्शनरीज क्या एक्शन ले रही हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल वहां से पिक करो एंड उनके अगेंस्ट जो करेक्टिव एक्शन उनको इनिशिएट करो. ये काम काज रहता है लोन रिव्यू का. एंड लोन रिव्यू के अलावा एक और चीज आती है, एक हो गया पोर्टफोलियो रिव्यू, एक हो गया लोन रिव्यू, सिंगल लोन से रिलेटेड हो गया. तीसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए. देखो अगर तो आपके पास रिस्क ज्यादा फैक्टर है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा करोगे कि कम करोगे. फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे. ज्यादा करने का मतलब है कि जहां पर मैं साल में सिर्फ एक बार चीज को देख रहा था, अब मैं साल में 3-4 बार 5 बार 10 बार चीज को गो थ्रू कर लूंगा ताकि मैं उसके टच में रहूं. राइट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू आप इंक्रीज कर देंगे रिस्क के हिसाब से, यानी कि रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी से देखेंगे. ठीक है, अगर रिस्क कम है, लेट्स से जैसे मान लीजिए कि हाई रिस्क के लिए मैं 3 महीने में रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, और मीडियम रिस्क के लिए मैं 6 महीने में रिव्यू कर रहा हूँ, और लो रिस्क के लिए मैं 12 महीने में रिव्यू कर रहा हूँ. वो बेसिकली बैंक टू बैंक वेरी करता है कि वो किस हिसाब से पॉलिसी को यहाँ पर बनाते हैं और किस हिसाब से यहाँ पर उसको चलाते हैं. इज दैट क्लियर? ये पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया. ठीक है जी, तो अभी इसके बेस पर आंसर करते हैं. ग्रुप ऑफ लोन्स मस्ट बी रिव्यूड अंडर पोर्टफोलियो रिव्यू. बिल्कुल जी, उसी के अंदर करना चाहिए. ट्रू है तो ये भी ट्रू है, सही है. एंड फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोन्स इज कवर्ड अंडर लोन रिव्यू. फ्रीक्वेंसी ऑफ कवर्ड जो होती है लोन रिव्यू के अंदर कवर्ड होती है, बिल्कुल उसी के अंदर कवर्ड होती है. बट ये अलग से भी एक पार्ट है. इट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट पर गो थ्रू करते हैं लोन को, लेकिन आप पोर्टफोलियो लेवल के पार्ट पर भी गो थ्रू करते हो. तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली नॉट मेंशन टू बी करेक्ट ओवर देयर. राइट, फर्दर documentation, examination of conduct of account are the action points under the portfolio review. ये पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर नहीं है, पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर नहीं है. दिस इज पर्टिकुलरली अंडर द लोन रिव्यू, क्योंकि लोन रिव्यू में आप डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करते हो. पोर्टफोलियो की डॉक्यूमेंटेशन दोनों होती है कोई, आप लोन रिव्यू को करते हो तो ये पर्टिकुलरली फॉल्स का गया. दिस इज मेंशन टू बी करेक्ट. तो कौन सी मैच नहीं है? ऑप्शन बी जो है दैट्स नॉट मैचिंग प्रॉपर्ली ओवर हियर, तो दैट विल बी द राइट आंसर. दैट विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर जो आपके पास यहां पर है इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा. राइट, तो आपको बेसिक सेंस को समझना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट को यहां पर समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे. आई होप कि आपको यहां पर ये पार्ट क्लियर हो गया होगा. फर्दर लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 वेयर इट सेज ब्रांच मैनेजर एट द ब्रांच ऑफिस ऑफ बैंक ऑफ पंजाब आर्ग्यू दैट ही हैज फॉलोड ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ लोन रिव्यू मैकेनिज्म. अब ब्रांच मैनेजर कहता है कि मैंने तो एलआरएम का देखो हर एक चीज को फॉलो किया है. एंड फर्दर वो बताते हैं that he has supervised each loan account on yearly basis. उन्होंने yearly basis पर हर एक लोन अकाउंट को
रिव्यू किया है। आल्सो देर आर सफिशिएंट सिक्योरिटीज अवेलेबल टू कवर द लोन अमाउंट, सफिशिएंट सिक्योरिटीज अवेलेबल है। सो इवन इफ द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक आर मिसयूज्ड बाय द बोरोवर्स, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो कौन सी चीजें करेक्ट नहीं है उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन ए इट सेज क्रेडिट मॉनिटरिंग इज नॉट इंश्योर्ड ऑन ईयरली बेसिस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू होता है, तो ये तो ना कि आप ईयरली बेसिस पे करोगे, आपको बेसिकली क्लासीफाई करना पड़ेगा कि हाई रिस्क कौन सा है, लो रिस्क कौन सा है, मीडियम रिस्क कौन सा है, उसके हिसाब से आपको रिव्यू करना पड़ेगा, राइट। सो ये तो फॉल्स है, ये बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल फॉल्स है जी ये। फिर ये कहते हैं जी द बैंक इज टू इंश्योर दैट द फंड्स प्रोवाइडेड बाय इट आर पुट टू इंटेंडेड यूज, तो बैंक को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट फॉल्स है, ये करेक्ट हो गया। लेकिन पॉइंट इज कि बैंक को डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पैसा जिस पर्पज के लिए दिया था, आपने मान लो पैसा दिया कैमरा परचेज करने के लिए, पर्सन ने उससे कुछ और चीज परचेज कर ली, कार परचेज कर ली, तो उससे जो आपको एक प्रोजेक्शन उसने दी थी कि जहां से पैसे आएंगे वो पैसे आएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली बैंक खतरे में, खतरों का खिलाड़ी थोड़ी ना है, तो बैंक कुछ चीज का तो पीछे नहीं भागेगा। तो बैंक को डाइवर्जन ऑफ फंड से बचना होता है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स ना हो, एंड उसको रिपोर्ट होना चाहिए। एंड अगर कोई डाइवर्जन ऑफ फंड्स होती है तो साथ के साथ जो हार सेक्शन है इनिशिएशन रिकवरी का, वो आपको शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द केस। एंड थर्ड वन इट सेज loan amount should be utilized by the borrower and diversion of funds is allowed if security is available, यानी कि लोन अमाउंट जो है वो बोरोर ने ही यूटिलाइज किया हो और डाइवर्जन ऑफ फंड्स अलाउड है, तो ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो रहेगा दैट विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज which of the following are not the steps involved in credit monitoring process। क्रेडिट मॉनिटरिंग खुद में एक स्टेप होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व नहीं है उनके बारे में हमने बताना है। क्रेडिट मॉनिटरिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, मॉनिटरिंग से रिलेटेड देखो आपके पास अलग अलग टूल्स होते हैं। क्या क्या अलग टूल्स होते हैं कि आप पर्टिकुलरली जो भी एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स हैं मॉनिटरिंग के लिए, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स जो भी होती हैं आप उनको गो थ्रू कीजिएगा, पहला है टूल ये। फिर स्टॉक स्टेटमेंट को गो थ्रू करो कि कितना फ्रेश स्टॉक आपके पास आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको ध्यान में रखो। फिर आपके पास फैक्ट्री इंस्पेक्शन यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन आपको करनी होती है। फिर आपको विजिट रिपोर्ट बनानी होती है। फिजिकल इंस्पेक्शन जो है वो काफी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कहते जा रहे हैं आप मानते जा रहे हो। आपको ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, रिसीवेबल्स की ऑडिट लेनी पड़ेगी कि बाहर से जो आपके पास रिसीवेबल्स आ रहे हैं, पैसा रिसीव हो रहा है या होने वाला है, उनकी ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास एनुअल रिव्यू आपको करना पड़ेगा कम से कम, यानी कि रिव्यू ऑफ अकाउंट कम से कम आपको करना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ अकाउंट जो है वो आपको करना पड़ेगा। दीज आर द मॉनिटरिंग टूल्स, ये मॉनिटरिंग टूल्स है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलिए कौन से स्टेप अब इन्वॉल्व नहीं है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन इट सेज आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये तो मॉनिटरिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड है कि आपको जो भी पोटेंशियल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, पोटेंशियल कैसे होता है, आपके पास कोई लोन था, अब उसमें पहले वो स्टैंडर्ड था, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा था, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली आ रहे थे। अब उसमें साइंस ऑफ इरेगुलरिटी, इट इज पर्टिकुलरली शोकेसिंग द साइंस ऑफ इरेगुलरिटी। जो इंस्टॉलमेंट आपकी आ जानी चाहिए थी 2 महीने बाद, वो अभी आई नहीं है, 4 महीने हो गए हैं, तो इरेगुलरिटी के साइन है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली डेफिनेटली एनपीए हो सकता है, उसमें चांसेस काफी ब्राइट है ना कि एनपीए हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मॉनिटरिंग का पार्ट है उसका स्टेप पे, तो ये तो हो गया करेक्ट। रेगुलरली विजिट करना चाहिए बोरोर फैक्ट्री को, प्लांट को, ताकि इंश्योर करने के लिए कि आपके पास मार्केटेबल स्टॉक अवेलेबल है, बिल्कुल करना चाहिए जी, ये भी सही हो गया। नॉट टू ऑफर कंटिजेंसी सपोर्ट। कंटिजेंसी क्या होती है, पर्सन को एकदम से जरूरत पड़ जाए, नहीं तो उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। अब उसको एकदम से जरूरत पड़ेगी, अब उसको देखोगे ना केस को, वायबिलिटी को देखते हुए, क्या आपके पास वायबिलिटी है, क्या आपके पास स्कोप अवेलेबल है, क्या आपके पास एडॉक लिमिट है, आपके कैश जो फ्लोज हैं वो मिसमैच तो नहीं है। तो अगर आप कंटीजेंसी के टाइम पर मान लो उसको एकदम से जरूरत पड़ रही है एंड नहीं तो उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, आप उसको लोन सैंक्शन ना करो, उसके बाद एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो वो तो गलत हो जाएगी ना चीज। तो ये मॉनिटरिंग का पार्ट नहीं है। मॉनिटरिंग देखो आपको ये कहता है कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो कि क्या चीज है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप देखो कि जो पैसा आपने दिया था आप उसी पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप यहाँ पर इरेगुलर तो नहीं हो, क्या आपका एप्रोप्रिएट स्टॉक मेंटेन्ड है, क्या आप पर्टिकुलरली अगर जरूरत पड़ती है तो आप देखते हो कि क्या क्या रीजन थे वीकनेस होने के, एंड पर प्रॉब्लम क्या थी मेन, एंड फर्दर अगर प्रॉब्लम आपके हल एंड पर सॉल्व हो सकती है, अगर आप एक्स्ट्रा क्रेडिट उस पर्सन को दे सकते हो, उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो डेफिनेटली वो चीज भी करनी चाहिए, ठीक है जी, वो चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, एंड दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। एंड फॉर द, अगर पर्टिकुलरली आप विजिट करते हो फैक्ट्री को, उनके ऑफिस को, वो भी एक अच्छी बात होती है। एंड साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कम से कम मंथली बेसिस पर आप लेते रहो। इंटरेस्ट अमाउंट मिनिममली आप मंथली बेसिस पर लेते रहो, ठीक है। देयर आर डेफिनेटली एक्सेप्शंस, जैसे कि एग्रीकल्चरल के केस में होती हैं और चीजों में होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम, लेकिन इन जनरल एक रूल जो रहता है वो फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। सो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर, कि ये कह रहे हैं कि कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, कंटीजेंसी तो सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो, ये कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज आंसर, राइट। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज बैंक ऑफ पंजाब कैन बी इवॉल्विंग द स्ट्रेटेजीज ऑन सबमिशन ऑफ क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स। तो बैंक ऑफ पंजाब अपनी स्ट्रेटेजीज को कौन सी फर्म से क्यूआईएस को ऑब्टेन करने में चेंज कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है? अयान स्टील प्राइवेट लिमिटेड, विजेता स्टील्स लिमिटेड, स्काईबैक्स प्राइवेट लिमिटेड और नन ऑफ द अबव। अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने कितना कितना लोन सैंक्शन किया था। अयान वाले को फर्म को इन्होंने सैंक्शन किया था 50 करोड़ का लोन, और जो स्काई बाइक्स थी उसको 180 करोड़ का दिया था। एंड फर्दर जो आपके पास विजेता प्राइवेट लिमिटेड उसको 900 करोड़ का लोन दिया था, यही लोन दिया था ना इन्होंने, ठीक है। अब इसमें से क्यूआईएस की जो स्टेटमेंट है, क्यूआईएस की जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलरली किसके लिए रहेगी? क्यूआईएस की जो स्टेटमेंट रहेगी, क्यूएस एक्चुअल में होता क्या, व्हाट इज एक्चुअली क्यूआईएस ओवर देयर? दिस इज क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या रहता है क्यूआईएस? जो क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है, इट्स अ क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको क्यूआईएस कहते हैं। बैंक्स को फ्री रखा जाता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज को इवॉल्व कर सकते हैं अगर लोन अमाउंट 100 लाख से ज्यादा है, 100 लाख या उससे ज्यादा, यानी कि तीनों के लिए कर सकते हो। बैंक जो है वो तीनों के लिए ही अपनी क्यूएस से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं उनको यहां पर इवॉल्व कर सकता है। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव हियर, राइट। सो दो तरह की क्यूएस भेजी जाती हैं, एक होती है क्यूएस 1 और एक होती है क्यूएस 2। और क्यूएस 1 जो होती है जिस पर्टिकुलर क्वार्टर से रिलेटेड होता है, रिलेटेड क्वार्टर जो होता है, उस क्वार्टर के शुरू होने से पहले, प्रायर टू द क्वार्टर स्टार्टिंग, ठीक है, प्रायर टू द क्वार्टर स्टार्टिंग, एक हफ्ते पहले आपको यहां पर क्यूएस 1 भेजनी पड़ती है। और जो क्यूएस 2 होती है, ठीक है, यानी कि क्लोज ऑफ क्वार्टर के ऊपर, जब क्वार्टर आपका खत्म होता है, क्लोज ऑफ क्वार्टर के ऊपर 6 वीक्स के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 6 वीक्स आपको भेजनी पड़ती है। यानी कि ये प्रायर 1 वीक, प्रायर 1 वीक, ये आफ्टर क्लोजर 6 वीक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको भेजनी पड़ती है। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। इज इट क्लियर? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज स्काईबैक्स प्राइवेट लिमिटेड सबमिटेड द क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम 2 रिपोर्ट डेटेड 12th of July 2024. In which of the following cases the Bank of Punjab should be initiating discussion with the borrower for corrections? कौन से केस में आपको बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी? If the variance is or are beyond plus minus 10%. देखो सिंपल सी बात कही है, वो कहते हैं कि अगर वेरिएंसेस, खास करके क्यूएस 2 के केस में आपको पता लगता है, क्योंकि क्यूएस 1 में तो हम एस्टिमेट देते हैं। क्यूएस 1 में हमने कहा कि हमारी जो सेल्स हैं वो 50 करोड़ से 55 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। और जो क्यूएस 2 थी उसमें हमने भेजा कि ये जो सेल थी वो 50 करोड़ से कम हो गया, 48 करोड़ हो गई है। अब वेरिएंस तो हमारा क्या हो गया? वेरिएंस तो हमारा काफी ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे हमारा जो वेरिएंस था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, तो हमें फिर डेफिनेटली बोरो से बातचीत करनी चाहिए। तो वेरिएंस अगर प्लस माइनस 10% ज्यादा तो डेफिनेटली बात करनी पड़ती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर करंट रेशियो आपकी एस्टिमेशन से काफी ज्यादा गिरी है तो भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी बोरो से, बिल्कुल सही है। अगर आपकी वेरिएंस जो है स्टॉक की वो 5% ज्यादा है, वेरिएंस देखो सिंपली वेरिएंस इज फॉर एवरीथिंग, अगर आपकी 10% ज्यादा की वेरिएंस है तो आप बातचीत करोगे, तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो है वो गलत हो गया, राइट। सो ऑप्शन जो डी है दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सभी पार्ट या सभी पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके साथ ही हमारा जो आज का केस स्टडी वाला पार्ट है ये यहाँ पर कवर हो जाता है। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, एंड वीडियो को फटाफट से शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं।